So hello everyone, this is Ravichandra UPSC CSE welcoming you all on Samarth IAS and Judiciary in the part 4 of DPC। अपन DPC को आज कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 4 की बात करेंगे उसमें, जिसमें जो प्लीडिंग्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, आपका जो किस्मेट उसमें दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में प्लीडिंग का क्या मतलब होता है, कैसे करेंगे, और ड्राफ्टिंग जो भी होती है उसको कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बहुत आप लोग अगर आपने केसमेट देखा होगा तो आपको बहुत बड़े बड़े न जाने क्या क्या उसमें दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर आप उसको देखोगे। वो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट मैं आपको आज बताऊंगा, आपको फॉर्मेट में बस चीज़ों को दिमाग में रखना है। अगर आपने रिट के बारे में जानते हैं, आपने थोड़े बहुत भी रिट के बारे में पढ़ाई कर रखा है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है डीपीसी के इस पोर्शन को कर पाना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। और एक सवाल आएंगे इसमें से, चाहे वो स्पेशल लीव पिटीशन का आ सकता है, रिट का आ सकता है। तो अपन एक बार देख लेंगे क्या चीज़ है। एंड कुछ लोगों ने मुझे कन्वेंस के बारे में बोला है कि कन्वेंस जल्दी से करा दीजिए। मैं ट्राई करूंगा कन्वेंस आपको आज शाम में एक डाल दूं, या फिर कल, पॉसिबली कल तो मैं 100% कन्वेंस की एक दो टॉपिक डाल दूंगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको डेफिनेटली कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी समर्थ IAS एंड जुडिशरी एन एयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द टैगलाइन ऑफ दिस चैनल, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अगर आपको पसंद है चैनल, आपको अच्छा लगता है कंटेंट, अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट होता है, कमेंट दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, एंड अपना प्यार दीजिए चैनल के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैं कह रहा हूँ कि रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कि आखिर रिट होता क्या है, किस रिट की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन आर्टिकल 32 आपने पढ़ा होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, आर्टिकल 226 पढ़ा होगा आपने हाई कोर्ट के केस में। तो ये सारी चीज़ आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा है। फिर भी एक ओवरव्यू दे लेता हूँ मैं आपको, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता होगा इन डेप्थ। फिर भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, वो हमारे ड्राफ्टिंग के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि किस केस में क्या लिखना है और कैसे ड्राफ्ट करना है। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप देखोगे तो रिट जो होती है वो 5 तरीके की होती है। एक तरीके का स्पेशल अथॉरिटी होती है, जो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होती हैं, कई केसेस में हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ज़्यादा बड़ी है। फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो लीगल राइट्स है उसके इसमें हाई कोर्ट के पास पावर ज़्यादा है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। वो रिट ज्यूरिसडिक्शन एक तरीके का फॉर्मेट है, एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम है जो जिससे आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको सेव किया जा सकता है। दैट इज़ वाई आर्टिकल 32 को कई बार सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बाबा साहब ने इनको सोल कहा था इस आर्टिकल को, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक तरीके की धड़कन है, आत्मा है। अब ये क्यों कहा था? क्योंकि फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिट ज्यूरिसडिक्शन का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कई तरह आप इंडिया में देखोगे तो 5 तरीके के रिट ज्यूरिसडिक्शन की हम बात करते हैं। रिट होता है एक तरीके का, मान लीजिए एक लेटर है, वो 5 तरीके का लेटर हो सकता है। चाहे वो हेवियस कॉर्पस हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है अपन देख लेंगे थोड़ा सा। मैंडेमस होता है, सर्टिक्यूलरी होता है, प्रोहिबिशन होता है और क्वो वारंटो होता है। ये 5 तरीके की रिट होती है। हाई कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। फंडामेंटल राइट्स के केस में दोनों के पास पावर है, लीगल राइट्स के केसेस में हाई कोर्ट के पास पावर बड़ा हो जाता है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो देखिए, हैबियस कॉर्पस की जब हम बात करें, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया, इलीगल डिटेंशन कर लिया, हाउस अरेस्ट में रखा है, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस कस्टडी में हो, जुडिशियल कस्टडी में हो, या फिर किसी ऐसे कस्टडी में हो कि आपको लगता है कि आपके रिलेटिव्स को लगता है, या फिर किसी भी ऐसे मेंबर को लगता है, किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है जो आपसे कनेक्टेड है कि यू हैव बीन डिटेन्ड इलीगली, तो वो क्या करेगा कि कोर्ट में पिटीशन डालेगा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अगर मोस्टली हाई कोर्ट में डालेंगे सबसे पहले, कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, दोनों ही केसेस में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसलिए जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपको देख लेना पड़ेगा, जब आपका केस में जो दिया होगा क्वेश्चन में, कि वो हाई कोर्ट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, या सिंपली ड्राफ्टिंग की बात कर रहा है कि ड्राफ्ट अ केस, एक रिट के लिए आप ड्राफ्टिंग करो, तो आप हाई कोर्ट को लेकर टारगेट करके, दिल्ली हाई कोर्ट, जो भी आप जिस भी हाई कोर्ट की बात करो, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पे भी आप बात करो, आप कर सकते हो लिख के। तो मेरा कहने का मुद्दा क्या है कि जब आपको इलीगली डिटेन कर लिया जाता है, तो आपके जो बिहाफ में एक पिटीशन डाली जाती है कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी, कि इस बंदे को बुलाया जाए, इस बंदे को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, जज के सामने प्रेजेंट किया जाए कि आखिर है कहाँ, पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है, क्यों किया है। ठीक है, तो जब आप बात को समझिए कि जब आप किसी भी कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर ये कहते हैं कि मेरे किसी बंदे को, मेरे किसी रिलेटिव को, मेरे किसी दोस्त को, मेरी फैमिली को, मेरे माँ बाप को, किसी को भी पुलिस ने इलीगली डिटेन कर लिया, या फिर उसको हाउस अरेस्ट में रख दिया, या फिर मुझे नहीं पता उसको कहाँ लेकर गए हैं, तो मैं कोर्ट के सामने जाकर कहूंगा कि आप मुझे एक ऐसा लिख कर दीजिए, कोर्ट एक ऐसा चीज इशू कर दीजिए हैबियस कॉर्पस में, कि वो बंदा को, उस बंदे को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए पुलिस के द्वारा। ज्यूरिसडिक्शन में आएगी, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आएगी, आप जाकर कहिए, उस कोर्ट को लिखेंगे, उस पुलिस स्टेशन को कहेंगे आपका जहाँ पे रेजिडेंट है, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा फिर, अगर कोर्ट इशू करती है तो। आप इमेजिन करिए, अभी मैं जो आपको बोलने वाला हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, कि जब आप लॉयर हैं,
मान लीजिए आप सब लॉयर बनने वाले हैं फ्यूचर में, तो आप जब इशू करोगे, आप जब कोर्ट में जाके पिटीशन डालोगे कि सर मेरे किसी क्लाइंट के माँ बाप को, उसके भाई को ऐसे अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, तो उसको पुलिस के सामने, पुलिस को लिख कर दीजिए आप हमें, और उसको फिर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा उस बंदे को जिसको अरेस्ट किया गया है। तो आप क्या क्या लिखोगे? आप बताओगे ना कि सर टू किसको लिख रहे हो, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, फिर जो इनके जजेज हैं उनको लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? कुछ फैक्ट बताना पड़ेगा कि जिसको अरेस्ट किया गया है वो उसको इतने तारीख को इतने बजे इलीगल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा काम करता है, बाई प्रोफेशन ये है, उसका कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस से पूछा गया कुछ बताया नहीं, पुलिस से कई बार पता किया गया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये सारे लिखोगे बुरे फैक्ट्स। फिर आप एक लॉयर हो, आप कोर्ट को बताओगे कि सर इस लेटर को पढ़ने के बाद ही आप इशू कर दीजिए ज़्यादा, क्योंकि इस केस में आपको मौका नहीं मिलेगा ना कि आप जाकर उनके सामने पूरा का पूरा प्लीडिंग कर रहे हो, आर्गूमेंट्स पे आर्गूमेंट्स कर रहे हो, करोगे ही नहीं, कैसे करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो जब आपको सारी चीज़ें इस ड्राफ्टिंग में बतानी है तो आपको फैक्ट बताना है, आपको किस किस ग्राउंड पे, किस किस बेसिस पे आप कह रहे हो कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को, ऑनरेबल जज को, कि आप उसको एक रिट लिख कर कहिए कि तुम उसको, उस बंदे को प्रेजेंट करो जिसको आपने लीगली अरेस्ट कर लिया है। तो आपको उस ग्राउंड्स को बताना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, सेक्शंस कहते हैं सीआरपीसी के, सेक्शंस कहते हैं इसके कि आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, एक प्रोसीजर होता है, अगर उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हेवियस कॉर्पस इशू किया जा सकता है। सो एवरीथिंग इज लेट डाउन, और आपको वो पता होना चाहिए कि किस किस ग्राउंड्स पे आप कोर्ट से उम्मीद करते हो कि आपको एक रिट जो है वो इशू किया जाएगा। ये होती है ड्राफ्टिंग प्लीडिंग। बस इस केस में इतना ही आपको पता होना चाहिए कि आपने किस कोर्ट में इशू करा है। जब आप ड्राफ्टिंग कराएंगे अभी आपको, तो उसमें बोलूंगा मैं, पर वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ बोलता रहा हूँ पहले ही, आपको लिखना पड़ेगा कोर्ट, आप कौन हो अपने बारे में लिखिए एज यूजुअल जब पहले करते हैं। आप अगेंस्ट में रेस्पोंडेंट का लिख सकते हैं, स्टेट का लिख सकते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। फिर उसके बाद लिखिए टू किसको लिख रहे हैं भैया, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सोहेद करके लिखिए चीज़ों को, कुछ फैक्ट्स को बताइए, फिर ग्राउंड्स को बताइए, फिर प्रेयर करिए, फिर उसका एफिडेविट करके साइन कर दीजिए। तो हैबियस कॉर्पस हो चाहे कोई भी रिट हो, ऐसे ही लिखते हैं। तो अनलॉफुल डिटेंशन कर लिया है तो बताइए, कोर्ट की सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या डिटेंशन इलीगल है या इम्प्रॉपर है, क्या मोटिव क्या है, सही मोटिव से अरेस्ट किया गया है कि नहीं अरेस्ट किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, इस सारी चीज़ों को कोर्ट देखती है, और ये सारी चीज़ आपकी ड्राफ्टिंग में ही दिखेंगी। जब आप वो लेटर दिखोगे ना, आप जब पिटीशन डालोगे ना, तो कोर्ट उस चीज़ को पढ़ते हैं, जज उस चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इशू कर जाती है। तो सिविल कैरेक्टर का होता है मोस्टली, पर क्रिमिनल केसेस में भी हाई कोर्ट का जो अपीलेट जुरिडिक्शन है वो इसमें आता है। मैटर ऑफ अर्जेंसी को देखने की कितना अर्जेंट मैटर है। कई बार आप देखते होंगे कि जब 2019 में बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो कश्मीर में 370 था सेक्शन, उसको हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 370। तो उसके बाद हाउस अरेस्ट की बहुत सारी इशूज आई थी कि पता ही नहीं चल रहा कि लीडर्स कहाँ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कश्मीर के। तो बहुत पिटीशन डाली गई थी हैबियस कॉर्पस के सुप्रीम कोर्ट में कि उनको प्रेजेंट तो करिए कोर्ट के सामने। तो वो आप उस मैटर ऑफ अर्जेंसी को समझिए। क्यों, क्या लिखोगे कि सर इतने तारीख को इतने बजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये काम किया, उसके बाद किसी लीडर का कोई पता नहीं, लास्ट ट्वीट इतने बजे था, महबूबा मुफ्ती का इतने बजे था, फारूक अब्दुल्ला का इतने बजे था, ये सारी चीज़ें लिखोगे। उमर अब्दुल्ला का इतने बजे का लास्ट ट्वीट है, उसके बाद एक आईएएस ऑफिसर थे साफ फैजल, उनका कोई कुछ पता नहीं है, कुछ किसी को एंट्री नहीं दिया जा रहा है। तो हम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इनके ग्राउंड्स पे हमारे कैंडिडेट को, हमारे जो भी कैंडिडेट हैं या फिर जो भी हमारा, आप क्या बोलते हैं यार, आपका जो भी कैंडिडेट है सिंपली ऐसे समझिए, उसको लाया जाए कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। बात को समझ रहे हो आप? तो यही सब चीज़ें लिखनी है, ये पहले मैंने आपको बता दिया। अफिडेविट आपको ज़रूरत है। हैबियस कॉर्पस हो गया। मैंडेमस भी ऐसा ही है। मैंडेमस मतलब कि आपको बताना है कि क्या कमांड, एक जब कोर्ट ऐसा मैंडेमस इशू करती है तो कमांड करती है, किसी न किसी को डायरेक्ट करती है, किसी पर्सन को जो पब्लिक ऑफिसेज में है, कि आप जो है कर रहे हो ना, किसी को जो जिस अथॉरिटी में आप बात कर रहे हो, किसी भी पर्सन जो पब्लिक ऑफिस में है, गवर्नमेंट में है, स्टैट्यूटरी बॉडी में है, कॉर्पोरेशन में है, इंफीरियर कोर्ट्स में है, उनको इशू करते हैं कोर्ट के द्वारा, सीनियर कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको कमांड करने के लिए कि आप इसके बदले जो चीजें हैं वो अपना जो भी अथॉरिटी है उसको ध्यान से देखिए। समझ रहे हो बात को? तो परफॉर्मेंस के लिए इशू की जाती है कि आपको परफॉर्मेंस करना है, आपको अपना काम करना है। इसीलिए जो मैंडेमस का एक टर्म होता है ना, कि आपको अगर कह दिया गया कोर्ट के द्वारा मैंडेमस इशू किया गया रिट, तो आपको जो फंक्शन बताई गई है वो फंक्शन आपको करना पड़ेगा। आप अपनी ड्यूटी अगर अच्छे से नहीं निभा रहे हो, एक आईएएस ऑफिसर अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, तो कोई भी अगर मैंडेमस के लिए इशू अप्लाई करता है तो कोर्ट जो है वो उनको
उस आईएएस ऑफिसर को लिखकर कहेगी कि, या फिर सरकार को लिखकर कहेगी कि आईएएस ऑफिसर को बोला जाए कि अपना काम ढंग से करे। तो हो गई मैंडेमस। तो मैंडेमस सीनियर कोर्ट्स लिखते हैं, हाई कोर्ट लिखती है, सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं, रिट इशू की जाती है इंफीरियर कोर्ट्स के द्वारा स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए, किसी पब्लिक ऑफिसर्स के लिए कि अपना काम जो है वो अपने अच्छे ढंग से करिए। उसी तरीके से सर्टियोररी है, कोई किसी भी जज को लिखा जा सकता है, किसी भी पर्सन को लिखा जा सकता है, किसी बॉडी ऑफ पर्सन अथॉरिटी को लिखा जा सकता है जिसके पास जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस है, कि आप जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट को उसको अच्छे से निभाइए। तो मोस्टली जो सर्टियोररी है वो ना वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और जो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती हैं उनको लिखी जाती है। तो ये सारी चीज आपके क्वेश्चंस में खुद लिखे आएंगे। जैसे प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन भी एक तरीके का रिट है जहां पे आपको कहा जाता है कि आप अपना जुरिसडिक्शन को क्रॉस कर रहे हो। ट्रिब्यूनल को कहेंगे, इंफीरियर कोर्ट्स को कहेंगे, सबऑर्डिनेट्स को कहेंगे कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सर्टियोररी कोर्ट को सर्टियोररी जो है अपनी इंफीरियर बॉडीज को, जो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, जो भी ट्राइब्यूनल्स हैं, उनको कहता है कि आप अपना काम ढंग से करो, आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे। मैंडेमस पब्लिक ऑफिसर्स को कहते हैं, हैबियस कॉर्पस किसी इंडिविजुअल के लिए है। तो प्रोहिबिशन वही एट द सेम टाइम ये कहता है कि आप अपना काम ढंग से नहीं, इसको तुम नहीं बढ़ा सकते, इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते, आपकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर की ये चीजें हैं। तो प्रोहिबिशन आपको रोकता है, सर्टियोररी आपको फोर्स करता है कि आप अपना काम ढंग से निकालिए। क्वो वारंटो, कि आखिर भाई तुम क्वो वारंटो कोई भी जाकर कह सकता है कोर्ट में कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये बंदा, ये पब्लिक ऑफिशियल जो है वो किस नेचर का काम कर रहा है और किसके अंडर में काम कर रहा है। तो कोर्ट इशू जारी करके बताओ भाई तुम्हारी सीनियर अथॉरिटी कौन है, तुम किस अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, या किसके अंडर में, किसके नाम में तुम सारा काम कर रहे हो, इशू कर जाती है। एनी पर्सन, एनी मेंबर एक्टिंग इन गुड फेथ कैन आस्क फॉर द सेम, कि पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ अ पब्लिक नेचर एंड डायरेक्टिंग टू सो एन अथॉरिटी, जिसके अंदर में सारी ऑफिसेस आप पकड़ के बैठे हो, काम कर रहे हो। ये सारा मुद्दा है। ये चीजें समझ में आ गई। एक सिंपल सा ओवरव्यू था जो मैंने आपको दिया रिट के बारे में। वैसे रिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव में पढ़ा हुआ, इनके बारे में पूरा केसेस पढ़ रखा होगा। इतना हमारे पास तो टाइम है नहीं केसेस बताने का। अपन ड्राफ्टिंग पे आते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आपको बता देता हूँ। ड्राफ्टिंग कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, रूल हैं। 21 से आप आगे जाइएगा ना ऑर्डर, जब मैंने ज़्यादा सा गूगल पे जैसे ही मैंने करा सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर्स, तो वो आ गए थे सारे। 21 के बाद आपको देखोगे तो स्पेशल लीव कहा जाता है, आर्टिकल 136। 21 में, 22 में सिविल है, क्रिमिनल है। फिर उसके आगे आप जाइएगा तो स्पेशल एक्ट, जैसे एडवोकेट्स एक्ट में अगर कोई स्पेशली पिटिशन डाल रहा है तो ऑर्डर 23 है। फिर ऑर्डर 24 है, कंपनी लॉ वगैरह में अगर आप जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी रूल्स में। तो वैसे ही जब हम सिविल केसेज में रिट की बात करते हैं, इन द हाई कोर्ट में अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो आपको लिखना क्या है, बहुत ही सिंपल है। दो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको चुपचाप दिमाग में डाल लीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया हुआ था। अगर आप इसको पढ़ने जा रहे हो कि ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी तो आप लिख नहीं पाओगे। आप एक दिमाग में फॉर्मेट रखो और अपने क्वेश्चन से निकालो वो चीज़ों को। अगर सिंपली ड्राफ्ट करने आ रहा है तो कोई भी केस दिमाग में रखो और उसके बाद ड्राफ्ट कर दो। कौन सा इशू होगा, हैबियस कॉर्पस होगा, मैंडेमस होगा, सर्टियोररी होगा, वो मैंने आपको बताया कि किस केस में क्या हो सकता है। अगर आपके केस में कह रहा है कि ड्राफ्ट अ काइंड ऑफ रिट जुरिसडिक्शन इन द केस ऑफ व्हाट, मैंडेमस, तो आप पब्लिक ऑफिशियल को टारगेट करके देखिए कि पब्लिक ऑफिशियल अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। सर्टियोररी है तो किसी ट्राइब्यूनल को दिमाग में रखकर लिखिए। प्रोहिबिशन है तो आप किसी इंफीरियर कोर्ट्स को दिमाग में लिखिए। हैबियस कॉर्पस है तो किसी पर्सन को कोर्ट के सामने लाना है। ये बातें मैंने इसीलिए आपको बताई। रिट मैंने ऐसे बेवजह का 10 मिनट आपको नहीं बताया। आपके क्वेश्चन में अगर सिंपली ये कहते कि रिट हैबियस कॉर्पस के लिए रिट लिखिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो पता तो होना चाहिए हैबियस कॉर्पस किस केस में अप्लाई करते हैं, तभी तो लिखोगे कि एक पर्सन को इस दिन से मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, किसी फैमिली मेंबर को अरेस्ट किया गया, उनके बिहाफ में लॉयर हैं, आप लिख रहे हैं, तो पता तो होना चाहिए रिट। ये था मुद्दा बताने का। तो जब भी आपको रिट जुरिसडिक्शन की बात हो, रिट लिखने की बात हो, तो सबसे पहले ऊपर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है, उसके नीचे रिट जुरिसडिक्शन लिख दीजिए। उसके नीचे आपको रिट पिटिशन सिविल नंबर मिलता है। अब मैटर लिखिए। आपको ये ऊपर का बार बार मैं बोल रहा हूँ सेम चीज़ें कुछ है नहीं, सेम चीज़ें हैं। अगेंस्ट में कौन है भाई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, मान लीजिए, हाँ स्टेट है कोई बॉडी। ये बेसिकली मैंडेमस का एक केस है। बेसिकली जो एग्जाम्पल दिया होता है वो मैंडेमस का दिया होता है। देखिए मतलब पब्लिक ऑफिशियल कोई काम नहीं कर रहा ढंग से, तो स्टेट कौन होगा, रिस्पोंडेंट कौन होगा, तो स्टेट हो जाएगी, या कोई बॉडी हो जाएगी। मान लीजिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया, या कोई मान लो कॉर्पोरेशन है, कोई पब्लिक ऑफिशियल काम करे, मान लो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, किसी के मेंबर को लिख रहे हो आप, तो आपको समझना पड़ेगा पब्लिक ऑफिशियल किसके अंडर में काम कर रहा है। उसको फिर लिखिए वर्सेज में, रिस्पोंडेंट वो हो गया, ठीक है। और आपको क्या लिखना है, रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इश्यूएंस ऑफ रिट ऑफ व्हाट, मैंडेमस और एनी अदर एप्रोप्रिएट। अगर आपको लगता है इसको हेडलाइन लिखिए, उसके बाद चीज़ों को स्टार्ट करिए। स्टार्ट क्या करना है, बहुत ही आसान है। स्टार्ट क्या करना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सोएथ, सबसे पहले इज्जत दीजिए।
कोर्ट को, ऑनरेबल जज को, उसके बाद स्टार्ट करिए। स्टार्ट क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो आप बताइए जिसके बारे में आप लिख रहे हो, उस पिटिशनर के बारे में बताइए कि सर ये जो हमारा पिटिशनर है, द पिटिशनर है वो दिल्ली का रहने वाला है, और ये जो जिसको पुलिस ने अरेस्ट करा वो दिल्ली से अरेस्ट करा है, इसलिए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का इसमें जुरिडिक्शन बनता है। आपने इतना लिख दिया शुरू में। अब आपको बताना पड़ेगा कि आखिर तुम कह क्या रहे हो यार। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ यार मेरे भाई को किसी ने अरेस्ट कर लिया, और आप लॉयर हो, तो बोलो कहाँ से अरेस्ट किया? अच्छा नहीं, हौज खास से किया, तो मतलब अच्छा दिल्ली जुरिडिक्शन में आती हाई कोर्ट में। पर पूछो कि अगला क्वेश्चन कि यार किस बेसिस पे किया, क्यों, क्या हुआ, क्या था, ये बताओ। तो सिंपल एकदम ऐसे ही लिखना है कि सबसे पहले आपने बता दिया कि सर इतने तारीख को इतने बजे अरेस्ट कर लिया गया। फैक्ट बताइए कि सर इतने तारीख को इतने बजे मेरे भाई को यहाँ से अरेस्ट किया गया, पिटिशनर के भाई को यहाँ से अरेस्ट किया गया। ही इज अ प्रोफेशन उसका ये है, अच्छा व्यक्ति है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। पुलिस से बात हुई, पुलिस ने कुछ कहा नहीं, पुलिस से मांगा गया कि कहाँ है, उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ नहीं। हमने एफआईआर किया, एफआईआर का कॉपी आप लिखिए, एनेक्सर 1 में लिखा हुआ। मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको सारी चीज़ लिखना पड़ेगा कि एनेक्सर 1 में एफआईआर की कॉपी है, एनेक्सर 4 में कुछ इस चीज़ की कॉपी है, हम इस चीज़ के ट्रैवल करके गए थे, उसमें एक रिपोर्ट है कोर्ट की, या फिर एक रिपोर्ट है क्या मेडिकल की, वो सारी चीज़ हमने सबमिट कर रखा है। मेरे भाई मेंटली अनसाउंड है, उसका एक सर्टिफिकेट है डॉक्टर का, वो लगा रखा है एनेक्सर 4 में। ये सारी फैक्ट्स में आपको चीज़ें बतानी पड़ेगी। फैक्ट बता दिया, और लास्ट जब आप फैक्ट एंड कर रहे होगे, जब फैक्ट के बाद आपको ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, तो वहाँ पे एक सिंपल ये चीज़ लिखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फैक्ट्स द पिटिशनर इज एक्सपेक्टिंग व्हाट द काइंड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड पे? अगर आप मैंडामस इशू कर रहे हो, मैंडामस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि दैट द पब्लिक ऑफिशियल इज वेस्टेड विद द ड्यूटी, कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को मैनेज करे, उसको फील्ड करे एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिसर सिविल सर्विसेज एक्ट। बट एज द पब्लिक ऑफिशियल इज नॉट मेंशनिंग, एज द पब्लिक ऑफिशियल इज नॉट डूइंग हिज वर्क और हर वर्क इज इन अ वेरी फेयर मैनर, और वो सुनता नहीं है कि कोई भी काम का नहीं करती, इतने बार कंप्लेन किया गया, उसकी कंप्लेन की कॉपी हमने लगा रखा है। तो इस बेसिस पे कोर्ट से उम्मीद करी जाती है कि कोर्ट एक मैंडामस जारी करके पब्लिक ऑफिशियल को कहेगा कि आप अपना काम अच्छे से करिए, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करिए। वो ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे। यही कला है, रिट में यही कला है कि आपको ग्राउंड बताने आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस को आप देखिए, जो आपके रिट एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, इसमें हुआ क्या था कि डेली वेज वर्कर की बात है। एक नोटिफिकेशन आया कि 30 साल से ऊपर वाले के किसी को भी डेली वेज वर्कर में नहीं इशू किया जाएगा, नहीं रखा जाएगा। तो एक 27 साल का व्यक्ति था, उसको उन्होंने बाहर कर दिया, और 30 साल के एक्स्ट्रा 3 वालों को रख लिया। 31, 32, 33 साल जो भी हैं, 30 साल प्लस वाले 3 लोगों को उन्होंने इस नोटिफिकेशन के आने के बावजूद उसको अपने एमसीडी ऑफ दिल्ली जो है उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, नौकरी दे दी। अब ये बंदा मैंडामस इशू करने के लिए कहा, फैक्ट बताएगा कि इतने तारीख को एक नोटिफिकेशन आया, मुझे इतने तारीख को बाहर कर दिया गया, मैंने पूछा भी, कंप्लेन भी किया, एक नोटिस भी लिखी, उसका रिप्लाई नहीं आया, नोटिस का एनेक्सर 1 में मैंने लगा रखा है। उसके अलावा मैंने इसलिए इसलिए वो किया था कि मुझे जॉब से क्यों निकाला गया, मैंने मुझसे कारण पूछा, और एट द सेम टाइम इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि एक भी व्यक्ति को एक्स्ट्रा 30 वर्ष के ऊपर व्यक्तियों को नहीं रखा जाएगा, बल्कि 3 व्यक्तियों को उन्होंने ऐड कर लिया। और इस ग्राउंड पे मैं कोर्ट से उम्मीद करता हूँ कि मैंडामस इशू किया जाए। कौन कौन सा ग्राउंड? पहला ग्राउंड कि सर नोटिफिकेशन के अनुसार 30 साल से ऊपर किसी व्यक्ति को इंटर नहीं करना था, तो 3 व्यक्ति नाम दीजिए, उन तीनों का, उन तीनों के बारे में नाम लिख दीजिए। उनको क्या कर लिया गया, एमसीडी के अंदर जॉब दे दी गई, मुझे जॉब से बाहर निकाल दिया गया, ना कोई रिप्लाई दिया गया, एमसीडी के जॉब ऑफिशियल्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी हमने पहला रिट हमने कहीं और अप्लाई नहीं किया हुआ, हमने कोर्ट का फीस दे दिया है। सारी चीज़ों को मैं मानता हूं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो सही है। ग्राउंड्स बताइए ना, क्योंकि लिखा हुआ है बिकॉज द एक्शन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट इज आर्बिट्ररी, मेलाफाइड है, अनरीजनेबल है, बिकॉज द रिस्पॉन्डेंट हैव नो राइट टू प्ले विद द करियर ऑफ द पिटिशनर, बिकॉज द पिटिशनर वाज रिमूव्ड फ्रॉम जॉब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट 30 साल से कम का था, एंड ही इज अ वेरी हार्ड, मतलब द पिटिशनर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, द पिटिशनर इज वर्किंग इन द विद द एमसीडी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, 13 ईयर, 15 साल जो भी लिखिए आप, कोर्ट का फीस दीजिए आप। हमने कोई अनरीजनेबल डिले नहीं करा है, हमने ऐसा कोई सिमिलर रिट पिटिशन किसी हाई कोर्ट या किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं डाल रखा है। जुरिडिक्शन में आती है आपकी, प्रेयर करिए कि रिस्पोंडेंट को इलीगल जो हमारे उन्होंने मेरे साथ कराया उनको डायरेक्ट किया जाए, उनको रिस्पॉन्ड मुझे वापस रीइंस्टेट किया जाए। तो पिटिशनर हैज टू बी मस्ट बी रीइंस्टेटेड विद द वर्क अगेन, और जो भी एक्स्ट्रा गलत करा उन्होंने 30 साल से उनको बाहर किया जाए। तो ये चीज़ें लिखिए आप, प्रेयर करिए, डेट लिखिए, टाइम दीजिए, पिटिशनर एडवोकेट लिखिए, बात खत्म। अरे बात के बूझ रहे हैं आप सब, मैं कितना ईजी वे में आपको बता रहा हूँ, पता है? आप इसको पढ़ने जाओगे ना दिमाग खराब हो जाएगा। मैंडामस है तो मतलब पब्लिक ऑफिशियल को टारगेट करना है। ग्राउंड्स बताइए, काम अच्छे से नहीं कर रहा, अनरीजनेबल, आर्बिट्ररी है, उसका इंटेंशन खराब है, जेलस है, पैसे मांगता है, करप्शन करता है मेरे साथ,
द पिटिशनर्स, उन्होंने पैसे मांगे थे, अगर नहीं करोगे तो बाहर कर दिया जाएगा। उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसका एक कॉपी है, उसके बारे में मैंने कंप्लेन किया था अपने सीनियर से, उस कंप्लेन की कॉपी एनेक्सर 4 में लगा रखा है, एनेक्सर 2 में लगा रखा है। लिखिए ना यार चीज़ों को। अगर हैबियस कॉर्पस है कि सर इतने तारीख को इतने बजे एक नोटिफिकेशन आया, 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, पुलिस ने कुछ बताया नहीं, हमने एफआईआर भी करा, एफआईआर की कॉपी है, हमारे विटनेसेज हैं, विटनेस का साइन लिखाइए, करिए चीज़ों को। कुआ वारंटो है कि किस अथॉरिटी से मुझे बाहर निकाल दिया गया, वो अथॉरिटी कौन है, किसके अंडर में काम करती है, पता ही नहीं है। लिखो चीज़ों को यार, ग्राउंड्स बनाओ। बस आपको शुरू में करना है। समझ में आ रहा है आपको? और एफिडेविट के साथ उस चीज़ों को ओके कर दीजिए। सिमिलर चीज क्रिमिनल में भी आएगा, सेम चीज बिल्कुल क्रिमिनल में भी है। क्रिमिनल में भी कोई कुछ अंतर नहीं है, सेम की सब कुछ सेम है, सारी चीजें सेम है। आपको इतना लंबा चौड़ा देख के दिमाग खराब हो रहा होगा, अरे भाई ये क्या है, इतना लंबा चौड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। लिखिए चीजों को। इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली क्रिमिनल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन रिट पिटिशन नंबर लिखिए। इन द मैटर ऑफ, नाम लिखिए अपना, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, अगर जिस पे अगर जो भी आपका रिट लगता है वो रिट के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। हैबियस कॉर्पस है तो हैबियस कॉर्पस को लिखिए। वर्सेज कौन कौन हो जाएगा, स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, स्टेट को टारगेट के रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को रखिए, डिप्टी कमिश्नर पुलिस को रखिए, रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 में रखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ प्रिजन को रखिए, पुलिस कमिश्नर को रखिए, इंस्पेक्टर्स को रखिए, हाउसिंग ऑफिसर को रखिए। उसके बाद रखिए कि पिटीशन जो है हम आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेड विद सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आपको ये पता होना चाहिए कि किसके अंदर आप जा रहे हो, इतना तो सीआरपीसी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए यार। अगर नहीं पता है ना तो बेवजह उल्टा पुल्टा मत लिखना, स्किप कर देना। नहीं पता तो ज़्यादा पगलाने की कोशिश मत करना कि यार मैं तो बरगला दूंगा एग्जामिनर को, नहीं उसको पता है भाई। अगर नहीं पता चल रहा कि किसके अंडर आप कंप्लेन करने जा रहे हो सीआरपीसी के, तो मत लिखना यहाँ पे, इस बड़े वाले में कह रहा हूँ, छोड़ देना। हेवियस कॉर्पस का अगर आपको कॉन्सेप्ट हो तो सीआरपीसी के 482 में आपको लिखना पड़ेगा कि अंडर 482 हेवियस कॉर्पस का है तो 482 ऐसे लिख देना आप। 482 सीआरपीसी में हेवियस कॉर्पस के जो बातें करी गई हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्डेंट को रिलीज किया जाए, स्टेट के सामने प्रेजेंट किया जाए, इसके लिए हम पिटीशन डाल रहे हैं। लिखो फैक्ट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली सोयत सर, इतने तारीख को एक नोटिफिकेशन आया, इतने तारीख को अरेस्ट किया गया, सारी चीज़ों को लिखिए ना। एफआईआर नंबर की कॉपी हमने लगा रखा है, एनेक्सर 1 में, एनेक्सर 2 में, कुछ ब्रीफ फैक्ट्स दीजिए, ग्राउंड बताइए। कुछ नहीं है यार, बस जैसे ही यहाँ पे क्रिमिनल आएगा, क्रिमिनल कॉन्सेप्ट आएगा, आपको हेवियस कॉर्पस के सेक्शन 482 सीआरपीसी लिखना पड़ेगा। करो, प्रेयर करो, ग्राउंड्स बताओ कि क्योंकि जो रिट हैवियस कॉर्पस का एक टाइम टेस्टेड लास्ट रिजॉर्ट है, सिक्योरिंग द लाइफ एंड द लिबर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन, जब भी कुछ ऐसा एक्सेस होती है तो उस केस में क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है ऑनरेबल कोर्ट के पास कि वो बहुत अच्छे तरीके से सोसाइटी के रिस्पेक्ट के लिए, सोसाइटी के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को अपहेल्ड करने के लिए इशू कर सकते हैं। बिकॉज डिटेंशन जो है वो इलीगल तरीके से किया गया, क्योंकि सेक्शन जो 13 है, किसी मान लीजिए आपको इलीगल ड्रग्स के लिए पकड़ लिया गया तो आप लिखिए नारकोटिक्स ड्रग्स का, आपको टेररिज्म के लिए अंदर तो यूएपीए का कोई एक्ट लिखिए, नेशनल एनआईए का कोई एक्ट लिखिए। यूएपीए के अंदर आपको अरेस्ट कर लिया गया, गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि जो सिस्टर है वो उसका एफआईआर की कॉपी लगाइए। स्पेशल कोर्ट ने ना कुछ कोविड-19 का प्रोटोकॉल फॉलो करा, ना कुछ फॉलो करा, हमारे कैंडिडेट की तबीयत खराब है, मेंटली अनसाउंड है, उस मेंटली अनसाउंड के डॉक्टर का रिपोर्ट लगाई। लिखो चीज़ों को। बस जैसे ही क्रिमिनल आएगा ना आपको लिखना पड़ेगा 482 485 जो भी है सीआरपीसी का, दैट यू विल हैव टू राइट। समझ रहे हो बात को? बाद में एफिडेविट के साथ ओके कर दो, बहुत सिंपल है। आप बेवजह इतना परेशान होता है। प्रेयर में लिखो, इन द फॉरगोइंग इट इज मोस्टली रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट रिट ऑफ मैंडामस और एनी अदर एप्रोप्रिएट जो कोर्ट को लगता है वो इस जो भी एक्ट है, यूपी एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, और भी जो चीज़ें एक्ट है उसके अंदर सेक्शन इसके अंदर इशू किया जाए। मेरे कैंडिडेट को बुलाया जाए, जो पिटिशनर है उसके भाई को, पिटिशनर के बहन को, पिटिशनर के माँ बाप को। कोई और अगर फर्दर रिट लगता है आपको तो कोर्ट इशू कर सकती है फॉर द अपहोल्डिंग ऑफ व्हाट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल और द राइट ऑफ द सोसाइटी। लिखो क्या करना है, क्या बताऊं इसमें। स्पेशल लीव में भी आ जाइए। स्पेशल लीव क्या होता है भाई, सारी दुनिया की सारी पावर आपको, अब इंडिया में कुछ बचा ही नहीं आपके पास। कोर्ट के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट के पास, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है एसएलपी का। जाओ एसएलपी लेकर स्पेशल लीव पिटीशन सर इशू करो, सर में लाउ करो, हमारी बातों को सुनो, समझो। सारे कोर्ट में आप जाके हार गए, कुछ नहीं हो रहा, अब एसएलपी डालो ना, स्पेशल लीव पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। बस उसमें 2-3 चीजें अंतर है, सुन लीजिए उसको ढंग से। एसएलपी 2 तरीके की, सिविल में, क्रिमिनल में। जब आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट विद द पावर टू ग्रांट अ स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट एनी डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, एनी केस ऑफ मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। कोई भी कोर्ट हो, कोई भी ट्रिब्यूनल हो, अगर एसएलपी जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाइएगा, उसके नीचे जितनी कोर्ट हैं, जितने ट्रिब्यूनल्स हैं,
अगर वहाँ के किसी जजमेंट को आपको चैलेंज करना है, रिव्यू की बात कर रहे हो आप, तो एसएलपी के लिए जा सकते हैं आप। अब आप बात को समझो मेरी एक मिनट। जब मैं कह रहा हूँ कि आपको एसएलपी के लिए जाना पड़ेगा, तो आप समझो कि ना, कि मैं अगर जाके कोर्ट को कह रहा हूँ कि सर एसएलपी आप मेरा ले लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, मुझे आपके सामने प्रेजेंट करने का मौका दीजिए, तो आपको कहता है एसएलपी, सीधे सीधे कहता है स्पेशल लीव पिटीशन कि आप तभी आ सकते हो जब आपको किसी न किसी कोर्ट में डिक्री है, कोई जजमेंट है, उसके खिलाफ में ही आ सकते हो, उसके लिए ही आ सकते हो। तो जब आप पिटीशन डालने जा रहे हो एसएलपी के लिए, तो आपको शुरू में ही बताना पड़ेगा ना कि आप जब पुराने कोर्ट में जो जजमेंट आया है, हाई कोर्ट में मान लीजिए, ट्राइब्यूनल में, तो आप वहां पे पिटिशनर थे कि रिस्पोंडेंट थे। यहाँ पे तो आप पिटिशनर हो गए। मान लीजिए वहां पे पिटिशनर थे, केस हार गए, आप वापस आप एसएलपी के थ्रू आना चाहते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना चाहते हैं, वहां के किसी केस को आप सुप्रीम कोर्ट के सामने एसएलपी में लेकर आना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इन द अर्लियर कोर्ट आप पिटिशनर थे, यहाँ भी पिटिशनर है। इन द अर्लियर कोर्ट आप रिस्पोंडेंट थे, वहां यहाँ पिटिशनर है। अब जो सिविल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है ना एसएलपी के लिए, वो ऑर्डर 21, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप सुप्रीम कोर्ट का वो रूल्स डालिएगा ना, तो ऑर्डर 21 में आ जाएगा सिविल, 22 में क्रिमिनल, 23 में वो एडवोकेट्स एक्ट वगैरह की चीज़ें डील होती है, 24 में कंपनीज एक्ट वगैरह के लिए चीज़ें, उसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन सा रूल्स फॉलो करना है। तो आपने लिखा स्पेशल लीव पिटिशन, लिखिए इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सिविल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, सिविल केसेस हो, क्रिमिनल तो क्रिमिनल लिखिए। ऑर्डर 21 रूल, अभी जो ऑर्डर बोला उसको चुपचाप याद कर लेना आप। ऑर्डर 21 रूल 31A ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, स्पेशल लीव पिटिशन, सिविल नंबर आपको दिया जाएगा। उसके नीचे लिखिए कि कहाँ से आप आ रहे हो आप, तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से आ रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ पटना से आ रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से आ रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ जोधपुर से आ रहे हैं, इतने तारीख को एक जजमेंट आया था उसके खिलाफ में आ रहे हैं, उस जजमेंट से जो भी इशू अराइज हो रहा है उसके लिए आ रहे हैं। अराइजिंग आउट ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 14/12/2015 मान लीजिए यहाँ दिया हुआ, पास्ड इन रिट इन पिटिशन नंबर इतना, वहाँ पे भी रिट पिटिशन नंबर डाला था आपने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, बॉम्बे बेंच एट औरंगाबाद। अब जब यहाँ पे फॉर्मेट बना रहे होगे ना, तो अपना नाम लिखिए इन द मैटर ऑफ, या फिर बिटवीन, किसके किसके बीच में बात है, अपना नाम रविचंद्रा सन ऑफ जो भी है, रेजिडेंट ऑफ लिखिए आप। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि पोजीशन ऑफ द पार्टीज बदल जाएगी। पार्टीज की पोजीशन क्या है, एक कॉलम बनाइए, आप लिखिए इन द हाई कोर्ट में आप क्या थे, पिटिशनर थे, इस कोर्ट में क्या है, पिटिशनर है, ठीक है। मान लीजिए वहाँ रेजिडेंट थे तो वहाँ रेजिडेंट लिखिए, यहाँ पिटिशनर लिखिए, मतलब रेजिडेंट नहीं रिस्पॉन्डेंट थे। वर्सेज कौन कौन है, मान लीजिए 3-4 लोग हैं, तो वहाँ उस केस में वहाँ क्या थे, वो रिस्पॉन्डेंट थे, पिटिशनर थे, उस केस में वहाँ क्या थे, अभी क्या है, ये बातों को आपको लिखना पड़ेगा शुरू में। उसके नीचे हेडलाइन दीजिए, अ स्पेशल लीव पिटिशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसको लिख रहे हो, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज कंपेनियन जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द हम्बल पिटिशन ऑफ द पिटिशनर एवं नेम्ड मोस्ट रेस्पेक्टफुली सोएत। क्या क्या कि जो प्रेजेंट पिटिशन है वो कहाँ से फाइल हो रही है, कि इतने तारीख को इतने बजे मतलब इतने तारीख को एक जजमेंट आया था हाई कोर्ट ऑफ पटना का, उसके बिहाफ में या फिर उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ का जो इशू राइज हुआ है उसको लेकर एसएलपी के लिए डिमांड करी गई है। उसके जस्ट नीचे फैक्ट की बात नहीं करनी इसमें तुरंत, आपको उसके नीचे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ कि ऐसा लगता है कि जो पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें लॉ के कुछ एंगल्स को है वो नहीं माना गया है। That the following question of law arise for the consideration herein, that whether in the facts and circumstances of the case the honorable high court was justified in dismissing the civil writ petition or not। लिखिए लॉ के बारे में, ये कहता है सेकंड में आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखना पड़ेगा। आखिर किस लॉ के बेसिस पे आप एसएलपी के लिए बात कर रहे हो, कि कुछ ना कुछ ऐसा लॉ का पर्सपेक्टिव था जिसपे हाई कोर्ट ऑफ पटना ने ध्यान नहीं दिया। उसके जस्ट नीचे लिखिए डिक्लेरेशन इन टर्म्स ऑफ रूल 3(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो रूल 3(2) पढ़िएगा ना इसी ऑर्डर 21 का, उसमें कहता है कि पिटिशनर स्टेट्स दैट नो अदर पिटिशन फॉर अ स्पेशल लीव टू अपील हैज बीन फाइल्ड बाय हिम अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर इंपंग्ड हियरिन। इसके बारे में आपको थर्ड में लिखना पड़ेगा। उसके नीचे लिखिए डिक्लेरेशन इन टर्म्स ऑफ रूल 5। आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं किस चीज से रिलेटेड, द पिटिशनर स्टेट्स दैट द एनेक्चर फाइल्ड अलोंग विद द स्पेशल लीव पिटिशन आर ट्रू कॉपीज of the pleadings and documents which formed part of the records of the case in court below against whose order the leave to appeal is sought for in this petition। इस डिक्लेरेशन को लिखिए आप, ये दोनों डिक्लेरेशन आप याद कर लीजिएगा सिविल केसेस के लिए। रूल 3(2) क्या कहता है कि आपने कोई कहीं और नहीं करा है। रूल 5 क्या कहता है कि एनेक्चर में जो चीजें भरी है वो ट्रू है, आपके नॉलेज में है। लिखिए, उसके बाद ग्राउंड बताइए किस ग्राउंड पे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उम्मीद करते हैं कि वो आपको स्पेशल लीव पिटिशन इशू करेगी। लिखिए क्योंकि हाई कोर्ट ने जजमेंट अच्छा पास नहीं करा, हाई कोर्ट ने कुछ लॉ के पर्सपेक्टिव को नहीं समझा, कुछ फैक्ट थी उसको मिस कर दिया गया, कुछ बाद में नए डेवलपमेंट्स हुए तो उसमें हाई कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला था। लिखिए उन सारे ग्राउंड्स को।
क्योंकि जो आप यहां लिखोगे ना, जस्टिसेस उन्हीं को पढ़कर आपका एसएलपी अलाउ करेंगे, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। ड्राफ्टिंग देख लिया उन्होंने, बहुत होगा तो एक बार बुला के पूछ लेंगे कि सारी चीज इसमें सही है कि नहीं है। बहुत बड़े लॉयर हैं आप तो भाई, एक प्रोसीजर है, पूछा जाता है, वरना इसी के बेसिस पे आपको सारा कुछ वहां पे लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एसएलपी वगैरह जब या फिर आप रिट की जब आप बात करो कोर्ट के सामने, तो आपको सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कॉपी में, उसी एप्लीकेशन में। लिखिए ग्राउंड्स फॉर इंटरिम रिलीफ, एक नया इसमें टर्म आ जाता है, ग्राउंड फॉर इंटरिम रिलीफ, दैट द पिटिशनर एप्रीहेंड्स दैट द रेस्पोंडेंट में सेल, एलिनिएट और पार्ट विद द प्रॉपर इलीगली। इंटरिम रिलीफ कम से कम इतना दे दीजिए, अभी के लिए तो मुझे आप इतना दे दीजिए, इस जैसे ही आप स्पेशल लीव पिटिशन दीजिएगा तो एक इंटरिम रिलीफ मिल जाएगा कि जो पिटिशनर, जो रिस्पोंडेंट है वो मेरे साथ कोई गलत नहीं करेगा। ये इमीडिएट रिलीफ हो गई, इंटरिम रिलीफ हो गई अभी के लिए फिलहाल। तो और मेन प्रेयर क्या है आपका, एट द एंड ऑफ द क्या चाहते हैं आप कि स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू जो कोर्ट ने जजमेंट पास करा, हाई कोर्ट ऑफ पटना ने, उसमें जो क्वेश्चन ऑफ लॉ की बातें हुई, जो कुछ एरर जजमेंट हुआ है, उन चीजों से जो इंपैक्ट होगा उसको यहाँ पे मेन प्रेयर के रूप में मांगते हैं। इंटरिम प्रेयर में आप क्या मांगते हैं कि अभी के लिए मुझे ऐसा कुछ इशू कर दिया जाए। इट इज प्रेयर्ड दैट इंटरिम डायरेक्शंस कैन बी इशू टू द रेस्पोंडेंट, मे बी डायरेक्टेड नॉट टू सेल, एलिनेट और पार्ट विद द प्रॉपर्टी, अगर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कुछ किसी और चीज से है तो किसी और चीज से रिलेटेड आप लिखिए वहां पर। तो इंटरिम रिलीफ और इंटरिम प्रेयर, मतलब इंटरिम रिलीफ और ग्राउंड फॉर इंटरिम जो भी है वो आपको लिखना पड़ेगा। एक इंटरिम रिलीफ के लिए प्रेयर और इंटरिम रिलीफ के लिए आपको ग्राउंड्स, ये दो चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। बाकी आप लिखिए ड्रॉन ऑन फील्ड विद द वॉट एडवोकेट। देखो पहले बता रहा हूं, इतना ताम झाम मत करने बैठ जाना कि एक एक टर्म आपको याद होना चाहिए, नहीं, एक जनरल फॉर्मेट आप याद रखिए दिमाग में, एक जनरल फॉर्मेट। क्योंकि आप जब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो, सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर अगर कोई चीज एसएलपी की बात कर रहे हो तो कोर्ट आपसे उम्मीद करती है कि यू आर अ वेरी गुड लॉयर, तो आप कुछ चाहोगे कि कुछ अभी परमानेंट तो बात की बात है, अभी टेम्पररी के लिए कुछ इलाज कर दीजिए, तो उसके लिए इंटरिम रिलीफ, इंटरिम ग्राउंड बताइए, इंटरिम उसके लिए ग्राउंड्स बताइए, फिर बाद में मेन प्रेयर के लिए, क्योंकि आपसे उम्मीद कर यार यू आर वेरी सीनियर लॉयर, आपसे उम्मीद कर यार बहुत अच्छे लॉयर हैं आप, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। यही सेम चीज क्रिमिनल में चली जाती है, ऑर्डर बदल जाती है, ऑर्डर 22 हो जाता है, सेम कुछ है, सब कुछ सेम है, कोई इसमें इशू नहीं है, सब कुछ सेम है। सिविल केसेस में जो है रिस्पोंडेंट उसको लिखिए, यहां पे जो आपका जो भी रिस्पोंडेंट है उसको लिखिए आप। देखो सेम चीज है, कुछ नहीं ऐसा है जो आपको इसमें मुझे बहुत स्पेशल बताने की जरूरत है। ऑर्डर कितना हो जाता है, ऑर्डर 22, रूल 21 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रूल्स 2013, फ्रॉम द फाइनल जजमेंट ऑर्डर डेटेड, कहां से पास हुआ, किस हाईकोर्ट से आया, किस क्रिमिनल अपील नंबर में, अपील नंबर लिखिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप इस तरीके की चीजों अपील वगैरह की बातें करते हो ना, तो आपको एफआईआर नंबर, सेक्शंस बताने पड़ते हैं, डेट बताना पड़ता है, हाईकोर्ट का नाम बताना पड़ता है, क्रिमिनल का जो आपको एक पिटीशन नंबर मिलता है, अपील नंबर मिलता है, वो सारी चीजें लिखनी पड़ती है। इन द मैटर ऑफ व्हाट, अपना नाम, सन ऑफ, रेजिडेंट ऑफ, पिटिशनर हो गए, ओरिजिनल एक्यूज अगर आप हैं तो ओरिजिनल एक्यूज हो गए, वर्सेज कौन है भाई, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उनके होम सेक्रेटरी जो भी है उनको लिख के ये चीजें वर्सेज रखकर आप रिस्पोंडेंट करिए, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। फिर सेम चीज, टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज कंपेनियन जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टार्ट करिए चीजों को। सेम चीज मैंने शुरू में भी बोला आपको, पहले क्या लिखना है वहां पे कि जो एसएलपी के लिए आ रहे हैं कहां से लेकर आ रहे हैं, इतने तारीख को आए थे, मतलब इतने तारीख को एक जजमेंट आया था, जैसे पिछले वाले मैंने बोला सिविल वाले में। फिर उसके बाद दिख रहा है डिक्लेरेशन लिखे 2-2 कि ऐसा कोई और पिटीशन आपने कहीं नहीं डाला है, ये डिक्लेरेशन अंडर रूल 2 आपको पता होना चाहिए, वहां पे रूल कितना था, यहाँ पे रूल कितना है, देखो ना वहां पे रूल क्या था, रूल 3-2 था और रूल 5 था, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया आपका रूल 2-2 रूल 4 क्रिमिनल वाले में। अब फैक्ट्स लिख के ग्राउंड बता दीजिए, फैक्ट लिखिए ग्राउंड बताइए, यही काम है और कुछ है नहीं, बस कुछ चीजें तो आपको एक्स्ट्रा वो बता दे रहा हूं। ग्राउंड्स आप डिक्लेरेशन याद रखिए, फॉर्मेट याद रखिए, किस रूल के अंदर ऑर्डर लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। ग्राउंड, इंटरिम रिलीफ, प्रेयर, जो भी है लिखिए आप चीजों को, देयर इज नथिंग वेरी डिफरेंट यार, बस इतनी सी चीज है, यही तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले में था। हमेशा याद रखो, सबसे ऊपर में अपना फॉर्मेट जो मैं बार बार आपको बता चुका हूं, जहां पे चेंजेस आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया। एक हेडलाइन डालो, उसके नीचे लिखना स्टार्ट करो, अपने बारे में, पिटिशनर के बारे में बताओ, इतने तारीख को अगर अपील करे तो जजमेंट का डेट बताओ, क्रिमिनल का एप्लीकेशन नंबर बताओ, मतलब वो क्रिमिनल अपीलेट नंबर बताओ, फिर उसके बाद में फैक्ट बताओ, फिर डिक्लेरेशन करो कि हमने ऐसा कहीं भी कुछ नहीं करा, वो रूल्स पता होना चाहिए। एक केस में रूल 3-2 था, एक में रूल 2-2 था, एक में रूल 5, एक में रूल 4 है, वो डिक्लेरेशन उसके अंदर कि हमें डॉक्यूमेंट्स पता है, एनेक्चर 1 में हमने जो लगाया वो सब सही है,
FIR की कॉपी लगाइए, क्रिमिनल जजमेंट का नंबर लगाइए, क्रिमिनल जजमेंट का 1 आध 2 कॉपी लगाइए, ग्राउंड बताइए क्या चाहिए आपको वो लिखिए, प्रेयर करिए और चीज़ों को ख़त्म करिए। बहुत सिंपल था, बेवजह परेशान हो रहे थे इतना। तो ये था एक टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन वाला खत्म हो गया। जल्दी ही मैं आपको कन्वेंस की करा देता हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो मैं भी तुरंत ही करा देता हूँ कन्वेंस की, वरना कल तो 100% कन्वेंस में ट्राई करूँगा कि आपको कन्वेंस के बारे में 1-2 सेल डेट जो भी है वो चीज़ों के बारे में बता दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद अपन कंपनी के कुछ बच गए मिसलेनियस, और आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसके बाद CPC वगैरह की जो चीज़ें हैं उसमें ख़त्म करके ख़त्म करेंगे DPC को, ठीक है। क्योंकि मुझे IT भी पढ़ाना है अभी थोड़ा सा, और क्रिमिनोलॉजी के भी कुछ टॉपिक्स कराने रह गए हैं। तो क्रिमिनोलॉजी तो 12 को अगर मान लीजिए पेपर आपका, तो उसके पहले तो खत्म कर दूंगा एटलीस्ट। So if you love the content, thanks for watching. Love the content, please subscribe the channel, share with your friends. Thank you so very much.